वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबानी व्याकरण के इन लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गुरबानी ग्रामर पढ़ना बहुत ज्यादा लाजमी है। जिन संगतों को अभी भी नहीं पता क्यों गुरबानी ग्रामर पढ़ना या फिर क्यों गुरबानी व्याकरण पढ़ना बहुत ज्यादा लाजमी है, गुरबानी व्याकरण पढ़ने से क्या होगा, गुरबानी ग्रामर पढ़े बिना संगत ने कितनी गलतियां गुरबानी पढ़ते वक्त करते हैं, इस वीडियो में हम इसी चीजों पर या फिर इन्हीं बातों के ऊपर विचार करेंगे। बिन गुरबानी ग्रामर के जो भी संगतें गुरबानी पढ़ती हैं, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा ही गलतियां उनसे होती हैं बिना गुरबानी ग्रामर पढ़े। हम कह सकते हैं कि गुरबानी पढ़ना और गुरबानी समझना गुरबानी ग्रामर के बिना अधूरा है। इन बातों पर विचार करते हैं। हम गुरबानी में से ही बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस या फिर हम मिसालें गुरबानी में से देखेंगे जो इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ, गुरबानी ग्रामर या फिर गुरबानी व्याकरण के बिना गुरबानी समझना और गुरबानी उच्चारण करना गुरबानी व्याकरण के बिना बहुत ज्यादा मुश्किल है। संगत जी, जैसे हम बात करें, अगर दो मेन विचार पर बात करें, दो मेन पॉइंट्स पर बात करें, तो गुरबानी ग्रामर के जरिए एक तो हम गुरबानी के अर्थ और गुरबानी का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। अगर अर्थों की बात करें, जब किसी भी आम जुबान की ग्रामर सीखी जाती है तो उस जुबान में सबसे पहली हमें लफ्जों की खासियत बताई जाती है, लफ्जों की कैटेगरी बताई जाती है कि भाई ये लफ्ज जो है कौन सी अपनी कैटेगरी, कौन सी अपनी खासियत रखता है। लफ्जों की खासियत या फिर लफ्जों की कैटेगरी बता के हमें पहले तो लफ्जों का ज्ञान दिया जाता है, तब जाके आगे जाके हमें सेंटेंसेस वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में भी पहले हमें नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें पता जब होती हैं तभी हम किसी ना किसी सेंटेंस के अर्थ कर पाते हैं। पर आज तक मुश्किल है, शायद हमें गुरबानी में भी पता हो कौन सा लफ्ज नाउन है, कौन सा लफ्ज प्रोनाउन है, कौन सा लफ्ज वर्ब है, कौन सा लफ्ज प्रीपोजिशन है। हो सकता है कि इन लफ्जों की खासियत हमें ना पता हो। अगर अर्थों की बात करें या फिर गुरबानी की ट्रांसलेशन की बात करें, गुरबानी में कई बारी एक ही लफ्ज के आखिरी अक्षर पर औंकड़, जिसे सिंध में, पाकिस्तान के कल्चर में सिंध में पेश भी कहा जाता है, जेर और पेश इनको नाम दिए जाते हैं। सिंध में, पाकिस्तान के कल्चर में कई ऐसे लफ्ज भी होते हैं गुरबानी में एक ही लफ्ज के आखिरी अक्षर को औंकड़ भी लगी हुई होती है और औंकड़ नहीं भी लगी हुई होती। और इनके पीछे क्या रीजंस हैं हमें नहीं पता होते। इनके पीछे ग्रामेटिकल रीजंस हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं कि व्याकरणिक नियम अनुसार ही इनके ऊपर, इन लफ्जों के नीचे आखिरी अक्षर को औंकड़ लगती है या फिर नहीं लगती, जो कि गुरबानी ग्रामर की ही व्याख्या में या फिर लेक्चर्स द्वारा आप संगत को ये सारी चीजें बताई जाएंगी। सतनाम एक ही लफ्ज आ गया, गुरबानी में कई जगहों पर औंकड़ के साथ और कई जगहों पर बिना औंकड़ के भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही पुरख, ऐसे ही निर्वैर। बात करें अगर आखिरी मुहारनियों की, तो गुरबानी में कई ऐसे लफ्ज भी आ जाते हैं जिनके आखिरी अक्षर को स्यारी लग जाती है, जिनको जेर कहा जाता है। सिंध के कल्चर में ये भी पढ़े नहीं जाते, ये मात्रा भी उच्चारण नहीं की जाती, पर लगने का कोई ना कोई मकसद तो होगा, क्योंकि गुरु पातशाह ने अपनी वाणी में इन मात्राओं को आखिरी अक्षर के साथ इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है इनकी लगने की कोई ना कोई वजूहात, कोई ना कोई इनके पीछे रीजन होगा ही होगा। और वो रीजन हम जब गुरबानी ग्रामर पढ़ते हैं तभी ये रीजन हमें समझ आते हैं। गुरबानी में कई जगह एक ही लफ्ज, हम कह सकते हैं कई बार हमारे सवाल भी होते हैं कि नानक शब्द स्यारी के साथ भी आ रहा है, औंकड़ के साथ भी आ रहा है, आखिरी अक्षर को स्यारी या फिर वेर भी लगी हुई है, आखिरी अक्षर को औंकड़ भी लगी हुई है, या फिर आखिरी अक्षर को कुछ भी नहीं लगा हुआ जिसे मुक्ता भी कहा जाता है। इनके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों? और
ग्रामर के मुताबिक, गुरबानी ग्रामर के मुताबिक इन तीनों शब्दों के, एक नानक के साथ स्यारी, एक नानक के साथ औंकड़ और एक नानक के साथ कुछ भी नहीं, इन तीनों लफ्जों के अर्थों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं ग्रामर अनुसार, व्याकरण अनुसार। अगर बात करें गुरबानी की किसी पंक्ति की जिसमें हम ग्रामेटिकल बात करें या फिर व्याकरण अनुसार कैसी गलतियां वगैरह होती हैं, इसमें उच्चारण की भी बात आ जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं, हम एक गुरबानी में पंक्ति पढ़ते हैं और जो है कई बारी कई संगतें जिनको गुरबानी पढ़ने की तेजी होती है वो इस पंक्ति को पढ़ते हुए एक बेअदबी कर बैठते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको गुरबानी ग्रामर का ज्ञान नहीं है वो गुरबानी की कई पंक्तियां पढ़ते कई बेअदबियां उनसे गुरबानी में हो जाती हैं। जैसे कि ये पंक्ति नानक, हम कई बारी तेजी में पढ़ते हैं और तेजी में हम किस तरीके से पढ़ते हैं, नानक कूड़या भरपूर। इसमें हमने किया क्या, असल में हमने नानक और कूड़ वाल शब्द को, इन दोनों शब्दों को आपस में हमने मिला दिया, जो कि हमने बेअदबी कर दी गुरबानी की। असल में बात हो रही थी उस पंक्ति में कूड़ रहा भरपूर, माना कि कूड़ संसार में भरपूर है, पर जब हमने गुरबानी के सही उच्चारण नहीं किए या फिर हमने गुरबानी ग्रामर को नहीं समझा, असल में इस पंक्ति को पढ़ते वक्त दोनों शब्दों के बीच में, दोनों लफ्जों के बीच में एक स्टॉप देना था, एक विश्राम देना था, एक रुकाव देना था। कैसे, नानक कूड़ रहा भरपूर। पर जब हमने पढ़ा नानक कूड़ रहा भरपूर तो गुरबानी की बेअदबी हो गई। वहां पर हमने गुरु नानक देव महाराज जी को कूड़े लफ्ज के साथ या फिर कूड़े शब्द के साथ मिला दिया, जो कि हमने गुरबानी की बेअदबी कर दी। बिन गुरबानी ग्रामर के ऐसे ही कई सारी गलतियां हमसे होती हैं। अगर शुद्ध उच्चारण की बात करें तो शुद्ध उच्चारण में गुरबानी में हमें नहीं पता होता पैरी अक्षर क्यों लगाए जाते हैं, और अगर पैरी अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं गुरबानी में तो उनका उच्चारण प्रॉपर तरीके से किस तरीके से होगा। जैसे इन लफ्जों का उच्चारण कई बारी किया जाता है निर्नामे, निर्कामे, निर्भूते, और ये तीनों ही गलत उच्चारणता है, तीनों ही गलत उच्चारणता है। सही उच्चारणता जब तक हम गुरबानी ग्रामर नहीं सीखते, क्योंकि इनके पीछे नियम है, रूल है, जब तक हम उन रूल्स को या फिर उन नियमों को नहीं समझेंगे तब तक हमें इन शब्दों की, इन लफ्जों की सही उच्चारण करना नहीं आएगी। शुद्ध उच्चारण की अगर बात करें तो कई बारी गुरबानी में एक ही लफ्ज के ऊपर, एक ही अक्षर के ऊपर दो मुहारनियां, दो मात्राएं भी लग जाती हैं। जैसे हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, यहां पर हम उच्चारण करते हैं अन दिनो मोहे आही प्यासा। हालांकि नन्ही के नीचे अंकुर भी है और नन्ही के ऊपर ओड़ा भी लगा हुआ है, पर दोनों में से एक ही मात्रा, एक ही मुहारनी पढ़ी जाती है। अन दिनो ओड़ा पढ़ा जाता है, पर हर जगह पर ओड़ा उच्चारण नहीं होता, हर जगह पर ओड़ी की मात्रा उच्चारण नहीं की जाती। जैसे कि एक और गुरबानी की तुक देख लें, एक और पंक्ति देख लें, टूटी गार्डन हार। अब यहां पर क्या उच्चारण करेंगे, गोपाल, माफ कीजिए संगत जी, पर यहां पर गोपाल गलत उच्चारणता हो जाएगी। सही उच्चारणता गोपाल होगी, असल में यहां पर औंकड़ पड़ी जाएगी, ओड़ा नहीं पड़ा जाएगा। तो इसके पीछे नियम है या फिर रूल्स हैं कि कौन सी मात्रा, ये भी नियम है, ये भी रूल है कि क्यों दो मात्रा लगाई गई हैं, और इन दोनों में से उच्चारी कौन सी जाएगी, ये भी नियम अनुसार ही हम गुरबानी ग्रामर द्वारा सीखते हैं, रूल्स अनुसार। जैसे हर भाषा के रूल्स होते हैं, हर जुबान के रूल्स होते हैं, और बिना रूल्स के, बिना नियमों के कोई भी भाषा नहीं होती। वैसे भी गुरबानी रूल्स और नियम पर ही आधारित है। जब तक हम उन नियमों को, उन रूल्स को नहीं सीखते, नहीं समझते, तब तक हम कह सकते हैं हम गुरबानी के शायद कहीं ना कहीं अर्थ भी गलत करते हैं और कहीं ना कहीं गुरबानी का गलत उच्चारण भी करते हैं। शुद्ध उच्चारण की एक और व्याख्या देना चाहूंगा। अगर आप अंक 1361 गुरु ग्रंथ साहिब जी का, आप अंक 1361 के आप दर्शन करेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1361 का आप दर्शन करेंगे तो आपको वहां पर कुछ लफ्ज नजर आएंगे
जिन लफ्जों के आखिर में दो सर्कल्स लगे हुए होंगे, जैसे कि संपूर्ण, रंगण, दो लफ्ज लिखे हुए हैं, इन दोनों लफ्जों के आखिर में दो सर्कल्स लगे हुए हैं। असल में ये दोनों सर्कल्स कोई सिंबल नहीं है, इनकी भी गुरबानी में उच्चारणता है। ये भी असल में एक अक्षर है और इस पूरे लफ्ज के साथ इस अक्षर का उच्चारण भी किया जाएगा, जो कि गुरबानी ग्रामर के लेक्चर्स द्वारा आप संगतों को ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये क्यों लगाए गए हैं, किस तरीके से लगे हैं और इनका उच्चारण क्या होगा, ये सारी चीजें हम गुरबानी ग्रामर में ही सीखेंगे। बिन गुरबानी ग्रामर के गुरबानी के अर्थ भी संगत जी गलत हो जाते हैं कई बारी। जैसे कि गुरबानी की एक पंक्ति, बिश्त, नजीक, राख, रहमाना। यहां पर गौर कीजिएगा, बिश्त कहा जा रहा है स्वर्ग को, जन्नत को। नजीक का मतलब हो जाएगा नजदीक, राख का मतलब रख देना, रहमाना मीन्स के रब को पुकार की जा रही है, ए रहमाना, ए खुदा। हम कह सकते हैं अर्थ क्या होंगे, बिश्त का मतलब होगा स्वर्ग, नजीक का मतलब हो गया नजदीक, राख मतलब रख, रहमाना मतलब ए खुदा, ए रहमाना, ए रब। पर संगत जी गौर करें, स्वर्ग, नजदीक, रख, ए रहमाना, ये तो गुरबानी के गलत अर्थ हो गए, क्योंकि गुरबानी तो कहीं पर भी इस चीज की मंग करना हमें नहीं सिखाती कि आप स्वर्ग की मंग रखो या जन्नत की मंग रख के कोई चीज करो, आप मांग रख के। क्योंकि गुरबानी के फरमान है, कवन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दूर आदे। क्या नरक की क्या स्वर्ग की विचार की जाए, संत जन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को रद्द कर देते हैं। अगर संत जन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को रद्द कर देते हैं तो हमने जो पंक्ति देखी, बिश्त, नजीक, राख, रहमाना, उसके अर्थ स्वर्ग नजदीक रख, ए रहमाना, या फिर हम ए रब मुझे स्वर्ग के नजदीक रखो, क्योंकि हम उच्चारण कर रहे थे। अगर हमारे सामने गुरबानी की ये पंक्ति आ जाए, हम पढ़ लेंगे बिश्त, नजीक, राख, रहमाना, गुरबानी के अर्थ गलत हो जाएंगे। वहां पर हम मांग कर बैठेंगे किसकी, ए रब मुझे स्वर्ग के नजदीक रखो। पर गुरबानी फरमान कर रही है दूसरी जगह पर, कवन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दूर आदे, कि क्या नरक की क्या स्वर्ग की विचार की जाए। संत जन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को रद्द करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। असल में यहां पर भी गुरबानी ग्रामर का नियम, रूल फॉलो किया जा रहा है। और वो रूल क्या हमें सिखाता है कि बिश्त के तख्ते पर जो औंकड़ लगाई गई है और साथ में जो लफ्ज लगा हुआ है नजीक, इन दोनों लफ्जों का आपस में कोई भी रिलेशन या फिर संबंध नहीं है। इस पंक्ति की उच्चारणता भी थोड़ी डिफरेंटली होगी। कैसे? अलग से होगी, बिश्त, नजीक, राख, रहमाना। बिश्त के बाद एक समझ लें स्टॉप या फिर विश्राम दिया जाएगा। अगर हम विश्राम या फिर स्टॉप नहीं देंगे तब गुरबानी के अर्थ गलत हो जाएंगे। इतनी ज्यादा गुरबानी की व्याख्या या फिर गुरबानी की ग्रामर जरूरी है। तख्ते के नीचे जो औंकड़ लगाई गई है या फिर आखिरी अक्षर, बिश्त के आखिरी अक्षर को जो औंकड़ लगी हुई है, सिर्फ यही औंकड़, यही एक मात्रा गुरबानी के सही अर्थ कर देती है। सही अर्थ क्या है कि ए रब मुझे आप अपने नजदीक रखो, वही मेरे लिए स्वर्ग है, जन्नत है। ए रहमाना, मुझे अपने नजदीक रख, यही मेरे लिए स्वर्ग है या फिर यही मेरे लिए जन्नत है। ये असल में सही अर्थ हैं। जो पहले अर्थ किए गए थे, स्वर्ग, नजदीक रख, ए रहमाना, वो गलत अर्थ हैं। पर ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम गुरबानी ग्रामर के नियम या फिर रूल्स सीखेंगे, तभी हम इन चीजों पर विचार कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर गुरबानी के शुद्ध उच्चारण, हो सकता है कि शुद्ध उच्चारण में अभी भी संगतों को लग रहा हो कि शुद्ध उच्चारण हम गुरबानी का बेहतर तरीके से करते हैं, पर संगत जी ऐसा नहीं है। शुद्ध उच्चारण की जो अगर हम बात करें तो गुरबानी में एक पंक्ति आती है, आखां जीवा विसरै मर। अब यहां पर लिखा तो हुआ है जाओ, पर जो अगर हम जाओ पढ़ लेंगे, जाओ तो किसी और के लिए या फिर हम कह सकते हैं किसी सेकंड के लिए, सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कह सकते हैं तुसी जाओ। अब गुरबानी के अर्थ करें, आखां जीवा मतलब नाम जपने से मैं जीऊं।
अगर हम गुरबाणी के अर्थ करें, आखा जीवा नाम जपने से मैं जीऊं, पर जो अगर विसर जाऊं भूल जाऊं तो मर कोई और जाए, विसरे मर जाओ पढ़े हम। जाओ तो गलत उच्चारणता हो जाएगी। जाओ तो हम कहते हैं तुसी जाओ, किसी और को कोई काम करना हो, तुम यहां चले जाओ, हम किसी और को कहते हैं। पर अपने लिए हम क्या कहते हैं? मैं जाऊं। जब भी अपने लिए कुछ काम करना होता है कि मैंने अगर कहीं जाना हो तो हम कहते हैं मैं जाऊं। तो यहां पर भी उच्चारणता आखा जीवा विसरे मर जाऊं, नास की उच्चारणता की जाएगी। इससे कहा जाता है नास की उच्चारणता। हालांकि डॉट या फिर बिंदी लगी नहीं हुई, लगाई गई नहीं है, पर उच्चारण की जाएगी। हो सकता है नास के उच्चारण का कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया हो, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ हम बेसिक चीजें देख रहे हैं या फिर कुछ मिसालें देख रहे हैं। गुरबाणी ग्रामर क्यों पढ़ना लाजमी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, सिर्फ यही चीजों पर हम गौर कर रहे हैं। एक और पंक्ति आती है गुरबाणी में, जैसे जो तुर पावे साई बलिकार। यहां पर साई का मतलब है वही, कि ऐ रब जो आपको सही लगे वही चीज मेरे लिए अच्छी है या वही काम अच्छा है। जो तुर पावे साई बलिकार, साई का मतलब हो गया यहां पर वही। पर गुरबाणी में एक और पंक्ति आती है, जैसे हाउ अन्या कुर्बान। अब यहां पर क्या पढ़े? साई। साई पढ़ेंगे तो यहां पर तो गुरबाणी के गलत अर्थ हो जाएंगे। हालांकि गुरबाणी में लिखा साई ही हुआ है, पर उच्चारणता क्या की जाएगी? साई। हाउ अन्या कुर्बान, साई आपने। असल में इन लफ्जों की उच्चारण, जो हमने कुछ लफ्जों की उच्चारण देखी, इन लफ्जों को नास्की उच्चारण कहा जाता है या फिर नास्की में इन लफ्जों का उच्चारण किया जाता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके पीछे क्या नियम, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं संगत जी हम गुरबाणी ग्रामर के लेक्चर्स द्वारा ही सीखेंगे। संगत जी गुरबाणी ग्रामर के लेक्चर्स पाकिस्तान में कोशिश यही है कि पाकिस्तान में शहर ब शहर भी करवाए जाएं, पर ये लेक्चर जो हैं ऑनलाइन भी करवाए जाते हैं। ऑनलाइन जो भी इनकी डेट्स वगैरह होती हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी। और संगत जी यूट्यूब पर गुरबाणी ग्रामर के पहले से ही जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहां से भी गुरबाणी ग्रामर के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, वहां से भी ये व्याख्या हासिल कर सकते हैं, शिक्षा हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरबाणी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज की डिटेल्स है, बानी रत्नादा सागर, FB, यूट्यूब और टेलीग्राम, 3 जगहों पर जो है ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। और 3 जगहों पर गुरबाणी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज, सेवा कोशिश की जा रही है कि कोर्सेज द्वारा करवाई जाए। गुरबाणी ग्रामर एक कोर्स हो गया, और इसी तरीके से गुरबाणी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करवाए जा सकते हैं। इन सब की डिटेल्स जो हैं आपको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलेंगे, बानी रत्नादा सागर सर्च करेंगे और वहां पर भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर और FB पर 3 जगहों पर ये चैनल क्रिएट किया गया है या फिर ये प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगतों तक गुरबाणी की विचार या फिर गुरबाणी की जो शिक्षा है वो पहुंचाई जा सके। संगत जी आप जरूर इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करिएगा, संगतों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि गुरबाणी ग्रामर के बिना गुरबाणी पढ़ना, गुरबाणी विचारना, ये दोनों गुरबाणी ग्रामर के बिना अधूरा है। इतनी सेवा परवान जी, विचार करते, गुरबाणी ग्रामर की व्याख्या करते बहुत ही गलतियां हुई होंगी, आप सब माफी बख्श देना जी। फतेह परवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।